श्री रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। प्रतीक, कल्पना और दिनमान जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के संपादक रहे श्री रघुवीर सहाय की पत्रकारिता का सृजनात्मक दृष्टिकोण उनकी कविताओं में स्पष्ट रूप से मुखरित होता हुआ नजर आता है। उनकी कविताएं गगनचुंबी इमारतों, शॉपिंग मॉल और पंच सितारा होटलों के निर्माण की बजाय प्रकृति, जंगल, वनस्पति और पशु पक्षियों के साथ संवाद स्थापित करने की पक्षधर हैं। मधुमास बसंत के संबंध में किसी भी कविता का वाचन हर्षोल्लास से भरपूर किसी उत्सव में हिस्सा लेने जैसा ही होता है, परंतु प्रस्तुत कविता बसंत आया में कवि श्री रघुवीर सहाय ने किसी भी लाग लपेट के बगैर दो टूक शब्दों में स्पष्ट कहा है कि दिन प्रतिदिन मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता जा रहा है। यह कवि की ही सबसे बड़ी चिंता नहीं है, वरन पूरी मानव जाति के लिए यह बात विचलित करने वाली है कि किस प्रकार मनुष्य प्रकृति से कटता जा रहा है, उससे दूर होता जा रहा है। ऋतुओं में परिवर्तन तो पहले की तरह सहज ही होते हैं। पुराने पत्ते पीले होकर झड़ते रहते हैं और नई कौपलें फूटकर सुंदर और मुलायम हरे हरे पत्ते प्रकृति में चहुं ओर दृष्टिगोचर होते हैं। बसंती हवा पूर्ववत हमारा स्पर्श करती हुई हमें रोमांचित करने का प्रयास करती है। वहीं कोयल की कूक आज भी हमें अपने साथ गुनगुनाने का आग्रह कर हृदय को स्पंदित करती है, तो वहीं भंवरों की मधुर गुंजार हमें आज भी अपने साथ झूमने का निमंत्रण देती है। परंतु हम अपने चिरस्थायी साथी प्रकृति से निरपेक्ष बने हुए हैं। हमारी इस संवेदनहीनता का कारण कुछ और नहीं है, बल्कि हमारी अपनी व्यस्त और मशीनी जीवन शैली है। इसीलिए कवि इस कविता में आधुनिक जीवन शैली की विडंबना का बड़ी ही व्यंग्यात्मक शैली में रेखांकन करता है, उसे रेखांकित करता है। आइए हम सभी इस कविता का आदर्श वाचन करते हैं और उस अटूट प्रकृति के साथ अपने संबंध को कविता के माध्यम से ही सही थोड़ी देर के लिए स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इस कविता को मैंने अपने छोटे से टेरेस गार्डन में ही भोर की बेला में सुबह 5:30 बजे रिकॉर्ड किया है, जहां पक्षियों का कलरवगान अक्सर सुनाई देता है। यह संयोग ही था कि बसंत आया कविता को रिकॉर्ड करते समय कुछ चिड़िया, कबूतर और कौवे सहित कई पक्षी अपने कलरव गीत रूपी कविता के साथ वहाँ व्यवहारिक रूप से मौजूद थे। अतः कविता के बैकग्राउंड में जो गौरैया और चिड़ियों सहित अन्य पक्षियों की आवाज़ें हैं वे बिल्कुल ओरिजिनल हैं। अतः नैसर्गिक रूप से आप भी इस कविता का लुत्फ उठाएं। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिर किसी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। जिस प्रकार से छोटी मासूम बहन अपने बड़े भाई को दा कहकर संबोधित करती है, उसी स्नेहमयी और मिठास भरी आवाज में एक चिड़िया जो लेखक के बंगले के समीप ही अशोक के पेड़ पर बैठी हुई है, वो बड़ी प्यार से कुहुकती है। पंक्ति में अशोक के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि वो अशोक का ही पेड़ हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके आसपास कोई भी पेड़ है, वहां पर भी आप इस बात का निरीक्षण कर सकते हैं, वहां भी चिड़िया आती रहती हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि चलती सड़क अर्थात शोरगुल से और भीड़ भाड़ से भरी सड़क के एक तरफ बिछी लाल बजरी वाले फुटपाथ पर चलते हुए कवि के पांव तले सूखे पत्ते आ जाते हैं और अपने चरमराने की ध्वनि से वे भी कवि को मौसमी परिवर्तन की सूचना देते हैं। अगली पंक्ति है, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। बड़े सुंदर बिंब के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि जैसे सुबह 6 बजे जैसे कोई नवयुवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो और जिस प्रकार उसके शरीर से गर्म भाप उठ रही हो, उसी प्रकार से सुबह की खिलती बसंती हवा फिरकी की तरह झूमती, फिरकी की तरह अर्थात बड़ी चंचलता के साथ घूमती हुई लेखक को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 बिंबों का प्रयोग किया गया है। पहला तो ये कि बसंत के आगमन के अवसर पर पेड़ों में नए पत्ते आने से पूर्व पीले पत्तों का झड़कर नीचे गिर और उनका पैरों के नीचे चरमराने की आवाज करना, ये एक प्रकार से संश्लिष्ट बिंब है, जहां पर स्रोत बिंब और स्पर्श बिंब दोनों सम्मिलित हैं। फिर दूसरा बिंब एक नवयुवती का है जो सुबह 6 बजे गर्म पानी से नहाई है, उसके शरीर में गर्म पानी की भाप उठ रही है। इसी प्रकार से सुबह की खिलती हुई
धूप में नहाई हुई जो हवा है वो फिरकी सी अर्थात चंचलता स्पर्श करती हुई निकल जाती है। इन पंक्तियों में बोर्ड की परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाले एक सवाल का जवाब छिपा हुआ है कि बसंत के आगमन की सूचना कवि को कैसे मिली। आप भी इन बिंबों को ग्रहण करके और इन्हें एक पिक्चर की तरह अपनी मेमोरी में स्थापित करके इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कवि को इसके आगमन की सूचना निम्न प्रकार से मिली है। जैसे प्रकृति में स्वाभाविक रूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं, प्रकृति में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के माध्यम से ही कवि को बसंत के आगमन की सूचना मिली है। जैसे कवि के बंगले के पीछे चिड़िया के कुहकने की आवाज के माध्यम से, या सड़क किनारे बजरी पर चलते हुए जब कवि के पैरों के नीचे सूखे पत्तों के चरमराने की आवाज आती है, तो पीले सूखे पत्तों का चरमराना वास्तव में पतझड़ के अंत और बसंत के आगमन की सूचना देने का संकेत है। तीसरे, जब गर्म पानी से नहाई हुई हवा अर्थात धूप में नहाकर गर्माहट लिए हुए जब हवा कवि का स्पर्श करती है, तो फिर किसी या चंचलता लिए हुए हवा उसका स्पर्श करते हुए गोल घूमती हुई आगे निकल जाती है। तो इन तीनों परिवर्तनों के माध्यम से कवि को पता चलता है कि अरे बसंत तो आ चुका है। इस पद के काव्य सौंदर्य पर या विशेष पर कुछ टिप्पणियां कर लेते हैं। भाषा सरल, सहज एवं प्रभावमयी खड़ी बोली है। मुक्त छंद है। मुक्त छंद के होते हुए भी यहाँ पर जो संगीतात्मकता इस पद में वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। अलंकारों की बात करें तो पियराए पत्ते, हुई हवा में अनुप्रास, जैसे गर्म पानी से नहाई हो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर विशेषण का न आरोप है न उसकी तुलना है, या केवल संभावना अभिव्यक्त की गई है। तो जहाँ पर जैसे ज्यों त्यों इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहाँ सामान्य रूप से उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर किसी, इसमें उपमा अलंकार है। फिरकी की चंचलता की जो तुलना है वो हवा की गतिशीलता से की गई है। बड़े बड़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वहीं पूरे पद में चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है। ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर हमारे समक्ष चल रही है और हम उस पिक्चर का नजारा देख रहे हैं। आकर्षक बिंबों के माध्यम से, जैसा कि मैं बता चुका हूं, कविता में के काव्य सौष्ठव में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। शैली की बात करें तो इस पूरे पद में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन शैली पर एक करारा व्यंग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यह कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के, वे नंदनवन होंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। अगर संदर्भ और प्रसंग की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां नई कविता के सशक्त कवि श्री रघुवीर साहे की कविता बसंत आया से अवतरित हैं। इन पंक्तियों में कवि ने स्वयं अनुभव करने की बजाय कामदेव के महीने अर्थात मदन महीने अर्थात बसंत के मदमस्त महीने के बारे में कैलेंडर से जाना था, जिसका सीधा सा लक्ष्यात्मक अर्थ यह है कि अपनी आधुनिक जीवन शैली के चलते आज मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। व्याख्या करते समय आपको इस बात को और अधिक स्पष्ट करना पड़ेगा। जैसा कि कवि दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण पर विशेष बल दे रहा है। इन शब्दों में वास्तव में व्यंग्यात्मक अर्थ छिपा हुआ है, अर्थात कवि को बसंत के बारे में केवल कैलेंडर के माध्यम से सूचना भर मिली है। कवि आगे अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करता है कि आज दफ्तर में अवकाश होने से यह सुनिश्चित तो हो ही जाता है कि आज बसंत पंचमी है। वास्तव में इन पंक्तियों का सही अर्थ यह है कि आधुनिक जीवन शैली का दंश झेल रहे करोड़ों व्यक्तित्वों को कवि आगाह करता है। शब्दों पर अगर ध्यान दें तो मदन अर्थात कामदेव, रति और कामदेव वास्तव में श्रृंगारिक सौंदर्य के प्रतीक हैं। अर्थात बसंत की मादक ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य भी अपने चरम पर होता है। हालांकि कवि ने कविताओं के माध्यम से यह सुन तो रखा है, जंगल में ढाक का वृक्ष सुंदर और सजीले
अग्नि के रंग के केसरिया फूलों की चादर ओढ़ लेता है। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल में मानो कहीं आग सुलग रही है। वास्तव में इस ढाक या पलाश के पेड़ को औषधीय जगत में भी जाना जाता है। शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन से कश्मीरी गेट तक कई वृक्ष आपको केसरिया फूलों से लदे हुए दिखाई देते हैं। जब हम मेट्रो से झांक कर देखेंगे तो ये ज़्यादातर स्थान पर मिल जाते हैं। ये पुष्प फरवरी और मार्च के महीने में ही आते हैं। इसका कारण ये भी है कि इन फूलों से हर्बल रंग बनाया जाता है। प्रकृति हमारे जीवन के हर सुख दुख का ध्यान रखती है और हम उसका दोहन करते रहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। बसंत में वन प्रदेश पलाश के लाल लाल फूलों के सौंदर्य से दमकने लगेगा। आम के पेड़ मंजरियों से लद जाएंगे। देश के आनंदमयी वन आकर्षक रंगों, सुंदर फूलों और फलों के रस और गंध के भार से लदे अत्यंत शोभा को प्राप्त करेंगे, यश को प्राप्त करेंगे, अर्थात वे दूर दूर तक प्रसिद्ध हो जाएंगे। अगली पंक्तियों में कोयल और भंवरे सहित एक अच्छे बिंब का चित्रण किया गया है। कोयल और भंवरे सहित सभी पशु पक्षी अपना अपना कर्तव्य दिखाएंगे। यह कर्तव्य दिखाने का अर्थ यह है कि बसंत के मादक सौंदर्य से युक्त कोयल अपने सुरीले और मीठे मीठे गीत सुनाएगी और भंवरे अपनी मधुर गुंजार से हृदय को प्रफुल्लित करने वाला राग छेड़ेंगे। अंतिम दो पंक्तियां अत्यंत मार्मिक है, जहां पर कवि यह आभास देता है और अपनी व्यवस्था को प्रकट करता है कि बस इसी बात का मुझे दुख था कि मैं इन सभी प्राकृतिक परिवर्तनों को केवल पुस्तकों और छुट्टी के माध्यम से जानूंगा, यही मुझे डर था। भाव पक्ष के विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वास्तव में यह कथन बिल्कुल सही है कि प्रकृति मनुष्य की सच्ची सहचरी है। वह मनुष्य का प्रारंभ से अंत तक साथ निभाती है। प्रकृति हर समय हमारे साथ रहती है, जब हम आंखें खोलते हैं और जब हम आंखें बंद करते हैं। जीवन से अंत तक हमारे साथ रहती है, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। प्रकृति हमें अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। अपने मौन निमंत्रण से हमें अनेक चीजें समझाने का प्रयास करती है, लेकिन हम उन सब चीजों को अनसुना कर देते हैं। इस कविता से हमें यह पता चलता है कि आज समय आ चुका है जब हम प्रकृति से अपना संबंध पुनः स्थापित करें और आधुनिक जीवन शैली में अपेक्षित बदलाव लाकर हम प्रकृति से अपना एकात्मक संबंध स्थापित करें। भाषा पूर्ववत खड़ी बोली है, मुक्त छंद की रचना है, पर संगीतात्मकता अपने पारावार पर है। अलंकारों से भरा हुआ पद है। दहर धैर दहकेंगे अनुप्रास अलंकार, अपना अपना पुनरुक्ति प्रकाश। नंदनवन होंगे यशस्वी में मानवीकरण आ सकता है। दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण। लक्षणा शब्द शक्ति को इंगित करता है। रंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश के वे नंदनवन होंगे यशस्वी। दृश्य बिंब और स्पर्श बिंब सहित संश्लिष्ट बिंबों की संरचना यहाँ दिखाई देती है। पूरे पद में चित्रात्मकता है। ऐसा लगता है कि हम बसंत के मौसम और उसके प्राकृतिक सौंदर्य का किसी प्राकृतिक प्रांगण में आनंद ले रहे हैं। होवेगी, आवेंगी, लदे फदे, इस प्रकार के देश शब्दों से पद का काव्य सौष्ठव अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस पद में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अंत में आप सभी से मैं यही विनती करूंगा कि प्रकृति हमारी सहचरी है और प्रकृति के मौन निमंत्रण को स्वीकारें और प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां प्रकृति के महत्व को समझ सकें। हार्दिक आभार इतने धैर्य से कविता की व्याख्या का रसपान करने के लिए। शुक्रिया।